केरू वो बेचारा अनाथ जिसकी जिंदगी में खुशी का मतलब बस एक सपना था। ऊपर से उसकी स्किल ने तो उसे पिटने का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था। लेकिन भाई साहब ने ऐसा पलटा मारा कि पूरी दुनिया को ही उल्टा कर दिया। और जो उसे परेशान करते थे उनको ऐसा घिसा कि अब वो खुद ग्राइंडर के अंदर फील करते होंगे। अब नई दुनिया में केरू जंगल में फल फूल तोड़ने में बिजी था। तभी अचानक उसे किसी अज्ञात आवाज ने उसकी खाली खोपड़ी में एंट्री मारी। आवाज कहती है, जाओ आत्माओं की नजरों की ताकत हासिल करो। बेचारा सोचे ये नया कौन सा सिरदर्द है, लेकिन फिर जोकर की तरह भटकते हुए आगे बढ़ा और पहुंच गया एक झील के पास। झील से अचानक एक आत्मा बाहर निकली जैसे सरप्राइज पार्टी हो। उसने कहा, मैं स्टार स्पिरिट हूँ, बोल क्या चाहिए। केरू ने एकदम शराफत वाला डायलॉग मारा, मुझे आत्माओं की नजरें चाहिए जो सब कुछ देख सके। आत्मा भी शायद स्पीड डिलीवरी वाली थी। उसने फटाक से पास आकर उसके दाएं आंख पर किस ऑफ डेथ स्टाइल में ठप्पा मार दिया। बस फिर क्या था, केरू की पुरानी जिंदगी का पूरा फ्लैशबैक चालू हो गया। वो पहले एक हीलर था, मतलब दूसरों की टूटी फूटी हड्डियां जोड़ने वाला। लेकिन ऊंचे दर्जे के लोग उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे फ्री का लोहार मिल गया हो। उसे इतना ड्रग्स पिलाया गया कि खुद को ही बेकार समझने लगा। और जब बात आई डेमन किंग से आखिरी लड़ाई की तो उसके मास्टर्स जो खुद अधमरे पड़े थे चाहते थे कि ये जिंदा मरे हुए उनको हील करे। लेकिन केरू ने सोचा, अबे ये सब तो मुझे सड़े आम जैसा ट्रीट करते हैं, क्यों ना इनको ही चखाऊं। और उसने ड्रग रेसिस्टेंस की स्किल का इस्तेमाल करते हुए विद्रोह कर दिया। लड़ाई के मैदान में जब उसने फाइट करने की ठानी तो उसकी सबसे नफरत वाली मास्टर फ्लेयर ने हंसते हुए कहा, तुझे तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती। केरू ने सोचा, अभी दिखाता हूँ तेरे चॉपर से बड़ा झटका। उसने अपने हीलिंग पावर से उन सबकी तकनीकें कॉपी कर ली जिन्हें उसने कभी ठीक किया था। फिर डेमन किंग के सामने पहुंच गया। डेमन किंग भी चौंक कर बोली, तू कौन। केरू ने अपने स्टाइल में कहा, मैं हूँ रिकवरी का हीरो। डेमन किंग ने अपने सारे वार आजमाए लेकिन केरू हील करता गया और आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसने डेमन किंग का फिलोसफर स्टोन यानी दिल का कोर निकाल लिया। फ्लेयर ने फिर शाबाशी दी और पत्थर मांगने की कोशिश की। केरू ने सोचा, अबे तुझे तो मैं सपना में भी ना दूं। उसने कहा, मुझे इस सड़ी हुई दुनिया को ठीक करना है और वापस उस वक्त जाना है जब तू मेरे जीवन में नहीं थी। पत्थर को एक्टिवेट किया, दुनिया को रिस्टार्ट किया और नए चांस के साथ गेम शुरू। अब भैया केरू ने स्टार स्पिरिट का शुक्रिया अदा किया और यहीं से उसकी विलेन ऑक की शानदार शुरुआत हुई। उसकी जिंदगी का बर्थडे पार्टी मोमेंट आया और पिछली जिंदगी की तरह उसे फिर से हीरो का तमगा दे दिया गया। लेकिन स्टेटस वही पुराना हीलर वाला। अब ये जनाब हर टूटे फूटे क्रैक को ऐसे घूरने लगे जैसे उसमें जैकपॉट छुपा हो। मकसद फ्लेयर के अगले प्लान का तोड़ निकालना। क्या दिमाग है। एक दिन फ्लेयर गांव में टपक पड़ी। केरू क्योंकि वो हीरो था उसे जबरदस्ती राजधानी ले जाया गया। राजधानी मतलब जहाँ बड़े बड़े लोग और उनके बड़े बड़े घमंड रहते हैं। वहाँ जाते ही इस लड़के ने अपनी बेवकूफी का नया रिकॉर्ड बना दिया। डिस्कॉर्ड से सीख कर एक पिकअप लाइन मारी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि लगभग बदसूरत लग रही हो। वाह भाई वाह, क्या क्लास है। फिर राजा से मुलाकात हुई। अब केरू ने अपनी ग्रीन आई से राजा की स्टैट्स को स्कैन किया और समझ गया कि ये आदमी मॉन्स्टर से कम नहीं, मतलब इसे इग्नोर करना अपनी मौत को इनवाइट करना है। राजा ने उसके हीलर क्लास का पता लगाकर उसे हीरो ऑफ रिकवरी का टैग पकड़ा दिया। अब राजा बोले, तू हीरो है तो जरा तलवार वाली संत कोरेहा को ठीक कर। बेचारी ने डेमन से लड़ाई में अपना दाहिना हाथ खो दिया है। केरू ने सोचा, भाई ये सब मुझसे क्यों, मैं कोई फ्री हॉस्पिटल हूँ क्या। खैर रात को अपने चेम्बर में लेटा तो सोच में डूबा हुआ था। तभी एक हॉट चिक अचानक कमरे में एंट्री मारती है। आते ही प्लॉट आर्मर गिराया और भाई के ऊपर बैठ गई। फिर शुरू हुआ प्लॉट डेवलपमेंट। अगली कुछ रातें अलग अलग बेड टाइम स्टोरीज में गुजरने लगी। हर बार नई बड़ी विलेन आती, लेकिन केरू तो चालाक था। अपनी इमिटेशन हीलिंग से उनके सारे अनुभव चुरा लेता। कुछ दिन बाद कोरेहा तलवार वाली संत महल में आई। केरू ने उसकी हालत देखी और झट से हीलिंग स्पेल मार दिया। उसका हाथ वापस आ गया। कोरेहा तो इतनी शॉक थी कि धन्यवाद भी बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर एंट्री मारी फ्लेयर और एक बूढ़े मूर्ख ने। फ्लेयर बोली, जाओ राजा को अपना नया हाथ दिखाओ। मतलब केरू को श्रेय तक नहीं दिया गया। बेचारा हीरो और यहाँ उसका क्रेडिट खाने वाले बैठे हैं। फ्लेयर ने केरू की हालत देखी और ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे बेसन के लड्डू में नमक खिला दिया हो। उसने फटाक से ऐलान कर दिया, ये निकम्मा हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वो बूढ़ा बोला, अरे ये अनमोल नमूना है, इसे रखना ही पड़ेगा। फ्लेयर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लड़ाई में इसका पत्ता कट है। हीलिंग करते करते ये बार बार ऐसे टपक जाएगा तो क्या फायदा। फिर उस बूढ़े को हुक्म दिया, इसका कचूमर निकालना पड़े तो निकालो, बस इसे काम लायक बना दो। दूसरी तरफ केरू जो अब तक होश में था मन ही मन सोच रहा था, वाह ये फ्लेयर तो वैसी ही निकली जैसी पहले थी। अब इससे बदला लेने में मजा आएगा। अगले दिन अपने कमरे में केरू बच्चों जैसे टैंट्रम्स फेंकने लगा। मुझे हीलर नहीं बनना, हर बार जब हीलिंग करता हूँ तो डरावनी यादें आती है। फ्लेयर ने उसे फुसलाने की कोशिश की लेकिन भाई केरू ने साफ कह दिया, मुझे ये बकवास मंजूर नहीं। फ्लेयर ने हमदर्दी का ढोंग रचते हुए कहा, ठीक है मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, और बूढ़े को लेकर निकली। लेकिन केरू के पास उसका नाटक समझने का पूरा एक्सपीरियंस था। उसने सोचा, बेटी ये चाले मुझ पर दोबारा मत आजमाना। थोड़ी देर में एक नौकरानी आई जो फ्लेयर का भेजा हुआ चाय का प्याला लाई। केरू को मालूम था चाय में जरूर मिलावट है, लेकिन फिर भी उसने ले लिया। चाय पीते ही गधे जैसा बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को जेल में पाया और उसका स्वागत हुआ एक तगड़े मुक्के से। गार्ड रेनार्ड ने उसकी हालत ऐसी कर दी जैसे नया टेबल क्वर हो। उसने फ्लेयर के हुक्म पर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर वो बूढ़ा बुढ़ा भी आ गया और उसने एक और डोज मार दिया। इसके बाद तो हर रात जेल में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता। बुरी लड़कियों से लेकर बेहुदे मर्द तक सब
सब आकर केरू को अपना हुनर बढ़ाने का जरिया बना लेते। दिन में उसे जबरदस्ती हीलिंग के काम पर लगा दिया जाता, जबकि वो दर्द से कराह रहा होता, और रात वो तो पूरी की पूरी भूल भुलैया होती। लेकिन केरू ने पहले से सब प्लान कर रखा था। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसकी सहनशीलता का लेवल पार होगा और वो अपनी ताकत से जाग उठेगा। एक रात फ्लेयर हमेशा की तरह उसे ड्रग देकर अपनी स्टाइल में बोतल उसके सिर पर तोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन अब ये शांत ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार था। अब केरू के अंदर का ज्वालामुखी फूट चुका था। उसने अपनी दिमागी ताकत वापस पाली और ड्रग्स का असर ऐसा रौंदा जैसे किचन का कचरा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि बदले की घड़ी आ चुकी है। दूसरी ओर फ्लेयर को थोड़ी गड़बड़ी का एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा कौन सा पहली बार कुछ अजीब हुआ है और आराम से निकल ली। अगले कुछ दिन केरू ने जेल के सैनिकों की गप सुनने में बिताए, जैसे खुफिया एजेंसी के स्पाई हों। उसके कान हर उस बात को कैच कर रहे थे जो उसके प्लान में काम आ सकती थी। फिर वो रात आई जब राजा किसी टूर पर निकला। भाई साहब ने चेन तोड़ी और जेल से भाग खड़ा हुआ। जब फ्लेयर को खबर लगी तो उसके होश उड़ गए। सोच रही थी ये गधे जैसी शक्ल वाला कैसे भाग गया, लेकिन तभी रेनार्ड ने केरू को फिर पकड़ लिया और फ्लेयर के सामने पेश कर दिया। रेनार्ड बोला, मैडम, इसने कुछ ऐसा कहा है जो आप इग्नोर नहीं कर सकती। फ्लेयर ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। वहाँ पहुँचते ही केरू ने ऐसा प्लॉट ट्विस्ट दिया कि फ्लेयर के होश उड़ गए। उसने रेनार्ड और गार्ड्स को हटाया और एकदम प्राइवेट मोड ऑन किया। तभी केरू ने अपनी पहचान बदली और सामने आया। फ्लेयर की आंखें इतनी बड़ी हो गई कि लग रहा था बाहर गिर जाएंगी। उसने बिना देर किए फ्लेयर की एक उंगली तोड़ दी और कहा, अगर चुप रही तो बदला यही खत्म, वरना अगले 9 की बारी है। फ्लेयर ने दर्द सहते हुए हामी भरी, लेकिन केरू के दिमाग में तो ट्रिपल एक्स प्लान चल रहा था। उसने उंगलियां ठीक की और फिर तोड़ना शुरू कर दिया। दर्द के मारे फ्लेयर की चीखों ने पूरे महल को दहला दिया। इसके बाद केरू ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और अपने ताकतवर हथियार से उसकी बर्बादी की तैयारी की। फ्लेयर ने भागने की कोशिश की, लेकिन केरू ने उसे पंगु कर दिया। बेचारी फर्श पर ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई केचुआ सूखी जमीन पर। फिर केरू ने जलती छड़ उठाई और कहा, ये छड़ या वो छड़, जल्दी फैसला करो। फ्लेयर ने मिन्नतें करते हुए वो छड़ चुनी, लेकिन केरू ने पहले उसे और तड़पाया और फिर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसके बाद उसने फ्लेयर की यादें मिटाई, उसका चेहरा बदल दिया और उसे अपने साथ ले गया। वही महल में एक नकली लाश छोड़ दी जिसे उसने फ्लेयर जैसा बनाया और चालाकी से पूरी कहानी रेनार्ड के नाम कर दी। खुद का चेहरा भी ऐसा बदला कि पहले का भूतिया अवतार पीछे छूट गया। अब वो इतना स्मार्ट और हैंडसम बन गया कि लोग उसे देख कर कहें, अरे ये तो हीरो है। अगले दिन अपने नए घर में बैठा केरू सोच रहा था कि अब उसे और ताकतवर बनना होगा, क्योंकि डेमन किंग से उसे पुराने राज खोलने थे और भाई साहब के बदले की गाथा बस शुरू हुई थी। अब जब फ्लेयर नई पहचान और खाली खोपड़ी के साथ उठी तो सबसे पहला सवाल यही था, मैं कौन हूँ और दूसरा ये हैंडसम कौन है। केरू ने तुरंत अपनी एक्टिंग स्किल ऑन की और कहा, तुम्हारा नाम है फ्रेया और हम पुराने लवर्स है जो खास प्लॉट बनाने के शौकीन थे। मैजिक के दम पर उसे पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया और वो फटाक से उस पर फिदा हो गई। फिर भाई साहब और मैडम ने तुरंत ही इंटेंस वर्कआउट सेशन में भाग लिया। बाद में फ्रेया ऐसे लिपटी जैसे केरू के पास एकदम जादुई स्किल हो। जब उसने नाम पूछा तो केरू ने अपने नए अवतार का परिचय दिया। क्यों रुका? क्योंकि अब वो नया जन्म ले चुका था। इसके बाद दोनों ने मिलकर राजधानी छोड़ने का प्लान बनाया ताकि अपने नए जीवन की सुरक्षा कर सके। जैसे ही वे निकले देखा कि लोग रेनार्ड के वांटेड पोस्टर पर गप मार रहे हैं। अब चूंकि केरू ने ही रेनार्ड को बलि का बकरा बनाया था तो उसने एक शातिर मुस्कान के साथ रास्ता नाप लिया। लेकिन तभी किसी ने नॉन की वापसी का जिक्र किया। नॉन फ्लेयर की छोटी बहन और केरू की पहली जिंदगी का सबसे खतरनाक सिरदर्द, वही जिसने उसकी हालत सबसे पहले भांप ली थी। केरू सोचने लगा, इससे तो मैं दूर ही रहूं, वरना ये मेरा भूत खींचकर वापस ले आएगी। अगली सुबह केरू अपने बुरे सपनों से जागा। वो पुरानी जिंदगी का वो हिस्सा याद कर रहा था जब फ्लेयर और उसकी घटिया गैंग ब्लेड और बुलेट ने उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। इसने उसके बदले की आग को और भड़का दिया। कुछ दिन बाद वे एक नए शहर पहुंचे और खाने के लिए एक बार में घुस गए। खाना खाते खाते जब केरू ने पानी उठाया तो उसकी सुपर आंख ने अलर्ट दिया, पानी जहरीला है। उसने तुरंत फ्रेया को रोक दिया। उसने सोचा, लगता है यहाँ के पानी का सोर्स मॉन्स्टर की लाशों से दूषित हो गया है और इसका असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। फिर जैसा हीरो लोगों के काम आते हैं, उसने खुद वो जहरीला पानी पी लिया। फ्रेया तो डर के मारे सन्न रह गई, लेकिन केरू ने बताया कि उसकी हीलिंग पावर उसकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेगी, जिससे जहर का तोड़ निकलेगा। और बस एक बूंद अपने खून की पानी में टपकाई और पूरा पानी साफ हो गया। अब तो वो शहर वालों के लिए मसीहा बन गया। अगले दिन शहर में घूमते हुए उन्हें एक व्यापारी और उसके असिस्टेंट से मुलाकात हुई। अपनी ग्रीन आई से केरू ने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग ईमानदार हैं। उसने व्यापारी को बताया कि उसके इन्फेक्शन का इलाज उसके पास है। व्यापारी ने उसे मजाक समझा और कहा, तू भी वही फुटपाथिया चोर है जो जड़ी बूटियों के नाम पर ठगता है। केरू ने व्यापारी को सुझाव दिया कि वो दवाई पहले उसके असिस्टेंट पर आजमाए, जिसकी हालत वैसे ही भिखारियों जैसी थी। और जैसे ही उसने दवा ली उसका इन्फेक्शन तुरंत ठीक हो गया। जैसे ही व्यापारी ने भी दवाई पी और चमत्कार हुआ, उसके होश उड़ गए। अब जब केरू ने उसे यकीन दिला दिया तो उसने कहा, भाई एक बॉक्स दवाई है मेरे पास, हर शीशी सिर्फ 1 गोल्ड में। व्यापारी ने चालाकी से पूछा, रेसिपी बेच, हमेशा के लिए अमीर बना दूंगा तुझे। लेकिन केरू ने तुरंत इमोशन कार्ड खेल दिया, भाई ये मेरे खानदान की धरोहर है, बेचूंगा नहीं। आखिरकार दोनों के बीच सौदा हुआ और पैसा हाथ में आते ही केरू ने सीधा रुख किया एक स्लेव शॉप का। स्लेव मर्चेंट से बोला, मुझे एक बढ़िया पार्टनर चाहिए वर्कआउट के लिए। मर्चेंट
मर्चेंट ने तुरंत सर सर करके खुशामद शुरू की और अपने सबसे बढ़िया ऑप्शंस दिखाने लगा, लेकिन केरू को कुछ पसंद नहीं आया। तब बूढ़े मर्चेंट ने उसे जेल के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले जाकर कॉम्बैट स्लेव्स दिखाए। थोड़ी देर बाद उसने केरू को एक स्लेव दिखाया जो इन्फेक्शन से लाचार और बर्बाद मानी जाती थी। केरू ने अपनी सुपर आई से उसके स्टैट्स देखे और समझा कि वो असल में बहुत पावरफुल है, लेकिन वो बदले की आग में जल रही थी, इसलिए इतनी खतरनाक और आक्रामक हो गई थी। केरू उसके पास गया और बोला, मैं तुझे बदला लेने में मदद करूंगा, बस मेरे साथ चल। ये सुनते ही वो अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब केरू ने उसे लेने की बात की तो मर्चेंट ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई इतनी पागल को तो कोई बेवकूफ भी नहीं खरीदेगा, और अगर ये गड़बड़ करे तो रिफंड नहीं मिलेगा। केरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रिफंड की टेंशन मत ले, मुझे तो बस ये देखना है कि जब ये बदला लेगी तब इसका चेहरा कैसा होगा। मर्चेंट ने जाते जाते बोला, अगर और आइस वुल्फ क्लैन की लड़कियां चाहिए तो बता देना, अगला शिपमेंट जल्द आ रहा है। केरू उसे घर लाया और तुरंत उसका गुलामी का कॉलर हटा दिया। फ्रेया ने उसे टोकते हुए कहा, ये कितना सही है गुलाम का कॉलर हटाना। केरू ने जवाब दिया, चिंता मत कर, ये बिना कॉलर के भी मेरी बात मानेगी। फिर उसने अपनी हीलिंग स्पेल डाली जिससे उसे उसकी यादें दिखी। सेत्सुना आइस वुल्फ क्लैन की सदस्य थी, लेकिन उसकी पूरी जनजाति पर साम्राज्य की सेना ने भाड़े के सैनिकों के भेष में हमला कर दिया था। कुछ लोगों को बेरमी से मार दिया गया और बाकी को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। केरू सोचता है फ्रेया को उसकी सेना से अलग करना मजेदार होगा। फिर वो बड़ा रोमांटिक बनने के चक्कर में सेत्सुना को एंटीडोट अपने मुंह से पिलाता है जिससे फ्रेया को जलन हो जाती है। अगले दिन केरू और एंटीडोट का बिजनेस करता है और लौटने पर फिर से फ्रेया को जलाने के लिए वही मुंह वाला सीन दोहराता है। फ्रेया बेचैन होकर सोचती है, अब इस लड़के की सॉसेज में मुझे शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही केरू बेहोश सेत्सुना को किस करता है, वो अचानक होश में आ जाती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। तूने ये गंदी हरकत क्यों की? फ्रेया फौरन बीच बचाव करती है और बताती है कि केरू ने उसकी देखभाल की है। जब सेत्सुना को एहसास होता है कि वो ठीक हो चुकी है तो वो माफी मांगती है। इसके बाद केरू फ्रेया को किसी काम से बाहर भेजता है ताकि वो सेत्सुना के साथ अकेला रह सके। जैसे ही फ्रेया बाहर जाती है, सेत्सुना केरू पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पल में काबू कर लेता है। केरू कहता है, तुम्हारे गले में कॉलर नहीं है क्योंकि मैं तुमसे इतना ताकतवर हूँ कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। सेत्सुना पूछती है, तुम कौन हो? केरू जवाब देता है, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। फिर वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी क्लैन अभी सुरक्षित है क्योंकि इंपीरियल आर्मी ने अब तक हमला नहीं किया है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सेत्सुना इतनी कमजोर है कि अपने क्लैन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। केरू उसे ऑफर देता है, मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपना असली नाम बताना होगा। सेत्सुना जानती है कि उसका असली नाम उसकी आत्मा में लिखा है और अगर केरू को ये पता चल गया तो वो पूरी तरह से उस पर नियंत्रण कर लेगा। हालांकि अपने क्लैन को बचाने के लिए वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो राज बताने के लिए राजी होती है, केरू अपनी प्लॉट आर्मर उतार देता है और कहता है, मैं तुम्हारे वेसल को बड़ा करूंगा ताकि तुम ताकतवर बन सको। सेत्सुना सहमति में सिर हिलाती है। फिर वो दोनों ऐसा कुछ करते हैं जिसे देखने के लिए इनकॉग्निटो मोड जरूरी है। अगले दिन वो दोनों इंपीरियल आर्मी पर हमला करने के लिए आइस वुल्फ क्लैन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही जंग शुरू होती है, केरू प्लान बनाता है कि वो लड़ाई के बीच जाकर सेत्सुना के लिए एक मौका बनाएगा। खुद को हीरो ऑफ स्वॉर्ड बताते हुए वो अपना रेड जूस चारों तरफ फैलाने लगता है। आइस वुल्फ क्लैन तक पहुंचने के बाद वो कहता है कि वो सेत्सुना के आंसुओं और इच्छाओं को पूरा करने आया है। क्लैन वाले उसकी बातों को बकवास समझते हैं जब तक कि वो सेत्सुना को इंपीरियल आर्मी का धुआं उड़ाते नहीं देख लेते। सेत्सुना को लड़ाई में मुस्कुराते देखकर केरू खुश हो जाता है और सोचता है कि उसे लड़ाई में मजा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि फ्रेया में अब वो बेरहम रवैया नहीं है जो फ्लेयर के समय हुआ करता था। ये सोचकर कि शायद किंगडम की भ्रष्टता ने फ्लेयर को ऐसा बनाया था, केरू तय करता है कि उसे पूरे किंगडम से बदला लेना है, सिर्फ फ्लेयर से नहीं। रात में केरू को पता चलता है कि जहरीला पानी आइस वुल्फ क्लैन की वजह से हुआ था। वो सेत्सुना से पूछता है, क्या मैं इस जहर को और खतरनाक बना दूं ताकि तुम ज्यादा इंसानों से बदला ले सको? सेत्सुना कहती है, नहीं, मैं निर्दोष इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहती। ये सुनकर केरू तुरंत पानी को शुद्ध कर देता है। इसके बाद हमारे भाई साहब सेत्सुना के साथ प्लॉट डेवलप करने लगते हैं। अपनी अद्भुत क्लैपिंग स्किल से वो सेत्सुना का असली नाम उगलवा लेते हैं। इस बीच राजधानी में किंग को पता चलता है कि बर्नार्ड को फंसाया गया था और वो केरू के पुराने रूप में है, इसलिए वो उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का एक मौका देता है। दूसरी तरफ राजधानी में कोरेहा कुछ लूजर्स को बात करते सुनती है कि आइस वुल्फ क्लैन की घटना में एक आदमी ने खुद को हीरो ऑफ स्वॉर्ड बताया और क्लाइरेट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। अगले दिन जब केरू अपनी साइड चिक्स के साथ शहर घूम रहा होता है, एक सड़क छाप आदमी उसे रोककर सेत्सुना को एक गोल्ड कॉइन में खरीदने की कोशिश करता है। केरू उसकी तरफ देखकर जवाब देता है, भाई 1000 गोल्ड पीस लेके आ, फिर बात करेंगे। गरीब लड़का जो सिर्फ जुबानी बहादुर था, गुस्से में केरू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेत्सुना बीच में आकर उसे झपट कर लॉक कर देती है। इसके बाद केरू उस पर जादू करता है और पता चलता है कि वो सैनिकों में से एक है जो आइस वुल्फ क्लैन पर हुए हमले में बच गया था। केरू उसकी बैज लेता है और सेत्सुना उसे सीधा ग्रेट बियॉन्ड यानी ऊपर वाले के पास भेज देती है। इसके बाद केरू की मुलाकात गोल्डमैन से होती है। बातचीत के दौरान गोल्डमैन अपने आदमियों को बुलाता है और केरू को धमकाता है कि वो दवा का नुस्खा उन्हें दे दे। गोल्डमैन का कहना है कि उसके बिजनेस पार्टनर बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं। केरू मुस्कुराकर पूछता है, कितनों को सीधे निर्वाण भेजने का इंतजाम चाहिए? गोल्डमैन इसे मजाक समझता है और सोचता है कि
केरू ब्लफ कर रहा है। तब केरू उसे चुनौती देता है, चलो कोशिश कर लो। हालांकि केरू अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दिखावे में 500 गोल्ड पीस के बदले नुस्खा बेचने की बात कर देता है। गोल्डमैन तुरंत मान जाता है और केरू सौदा पक्का करके अपनी लड़कियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलने पर लड़कियाँ उसे ताना मारती है कि उसने नुस्खा क्यों बेचा। तब केरू हंसते हुए कहता है, वो नुस्खा नकली था, असली दवा मेरे शरीर की एंटीबॉडीज पर निर्भर करती है, उनके पास वो नहीं है, इसलिए दवा कभी काम नहीं करेगी। वो ये भी बताता है कि उसने पहले ही जहरीले पानी को शुद्ध कर दिया है, इससे बीमारी का फैलाव जल्दी रुक जाएगा और गोल्डमैन के सारे व्यापारिक प्लान चौपट हो जाएंगे। लड़कियां उसकी चालाकी देखकर उसकी तारीफ करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक कोराइडा प्रकट होती है और केरू पर हमला करती है। केरू फुर्ती से उसका वार रोकता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर हल्की खरोंच मारने में कामयाब हो जाती है। कोराइडा उस पर महल के सैनिकों को खत्म करने का आरोप लगाती है। सेत्सुना और फ्रेया केरू का बचाव करती है, लेकिन कोराइडा उन्हें ब्रेन वॉश मानती है। गुस्से में फ्रेया आग का गोला छोड़ती है, जिसे कोराइडा आसानी से रोक लेती है और पलटवार करते हुए फ्रेया को बेहोश करने की कोशिश करती है। केरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने शरीर को जादू से मजबूत करता है और कोराइडा पर झपटता है। दोनों के बीच खतरनाक हमले होने लगते हैं। कोराइडा अपनी सीक्रेट मूव का इस्तेमाल करती है, जो केरू की सुरक्षा को भेदने के लिए बनाई गई है, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार केरू को छूती है, वो तुरंत टूट जाती है। कोराहा अचानक कंगफू मूव्स दिखाते हुए केरू को दीवार पर पटक देती है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब केरू बिना किसी चोट के वापस खड़ा हो जाता है। कोराहा हैरान होकर पूछती है, तू आखिर है कौन? केरू बड़े स्टाइल में जवाब देता है, मैं ही हूँ। दोनों फिर एक दूसरे पर झपटते हैं। इसी दौरान केरू एक ऐसा पोषण कोराहा पर गिरा देता है जो उसके शरीर को कमजोर कर देता है, लेकिन कोराहा भी तेज है। वो तुरंत अपनी जांग पर छुरा मारकर उस पोषण का असर खत्म कर देती है और फिर से हमला करती है। कुछ देर बाद कोराहा को बढ़त मिलती है और वो केरू पर वार कर देती है, लेकिन केरू खुद को झट से ठीक कर लेता है। फिर वो कोराहा के सिर को छूता है और उसे इंपीरियल आर्मी द्वारा आइस वुल्फ क्लैन पर किए गए अत्याचार की भयानक यादें दिखा देता है। कोराहा ये सब देखकर दंग रह जाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। केरू उसे अपने घर ले आता है जब वो अभी भी बेहोश होती है। केरू फ्रेया से कहता है कि उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर वो कोराहा को तुरंत ठीक करता है और उसकी चेतना वापस लाता है। जैसे ही कोराहा को होश आता है, उसे वो सब याद आता है जो उसने इंपीरियल आर्मी के बारे में देखा था, लेकिन वह इसे मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके लिए तो उनका साम्राज्य हमेशा अच्छा रहा है। तभी केरू अपने पुराने बदसूरत रूप में बदल जाता है। कोराहा उसे पहचानते ही कहती है कि वो फ्लेयर के साथ जो किया उसके लिए कभी बच नहीं सकता। केरू कहता है, मैंने फ्लेयर को मारा नहीं है, लेकिन कोराहा उस पर विश्वास नहीं करती। तभी फ्रेया फ्लेयर के रूप में आती है और कहती है, केरू ने मेरी जान बचाई और मुझे दिखाया कि हमारा साम्राज्य कितना दुष्ट है। फ्रेया आगे कहती है कि अब वे दुनिया को बचाने के मिशन पर है और फिर वहाँ से चली जाती है। फ्रेया की बातों से कोराहा का दिल पिघल जाता है। वो केरू से माफी मांगती है कि उसने उसे बिना जाने हमला किया, जबकि उसने उसका खोया हुआ हाथ वापस लौटाया। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हर संभव मदद करेगी, लेकिन तभी माहौल थोड़ा सज्ज हो जाता है। कोराहा केरू के करीब आकर उसे चूमने की कोशिश करती है और जैसा कि आप जानते हैं, केरू ऐसा कोई मौका मिस नहीं करता। वो तुरंत अपने लेग डे का वर्कआउट शुरू कर देता है और कोराहा को भी ऐसा एहसास कराता है कि जैसे वह किसी जिम के हैवी वेट सेशन में हो।